भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट से जमानत मिल गई है। चंद्रशेखर को 21 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने दरियागंज में तशद्दुद भड़काने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। अदालत ने चंद्रशेखर को मशरूत जमानत देते हुए हुक्म दिया है कि वो 4 हफ्तों तक दिल्ली में नहीं रहेंगे। 20 दिसंबर को दिल्ली में जामिया मस्जिद अहाते में सीएए के खिलाफ पुरअमन एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया था, जिसमें पुलिस को चकमा देकर चंद्रशेखर भी पहुंचे थे। यूपी में पुलिस बर्बरियत का शिकार हुए मुतासरीन ने आज दिल्ली में आप बीती सुनाई। इस मौके पर कई बड़े सियासी लीडरान ने शिरकत की। इस मौके पर सियासी लीडरान ने यूपी हुकूमत और पुलिस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। चाहिए यार, ये तो एक इंसानियत की बात है। हमें इस तरीके की जुल्म की कहानियां मतलब एक जमाने में फांसीवादी हिटलर और मुसोलिनी के टाइम की बातें में सुनते थे, आज अपने देश के अंदर हो रहा है वर्तमान। और ये सब बोल रहे थे कि विरोध प्रदर्शन जो कर रहे थे वो हिंसक थे। पूरे देश भर में अगर हिंसा कहीं हुई तो 3 प्रदेश हैं और तीनों के अंदर बीजेपी की सरकारें हैं। चौथा जो हुआ दिल्ली में, पुलिस जो है सीधा का सीधा केंद्र सरकार के तहत है और गृह मंत्रालय के तहत। तो ये हिंसा वहीं पर क्यों होती जहाँ पर बीजेपी सत्ता में है या अधिकार में है? इतना नहीं समझ सकती क्या जनता? किसको बेवकूफ बना रहे हैं सरकार के लोग? देखिए, यहाँ कोई आदित्यनाथ न संविधान मानते हैं न कानून मानते हैं। वो सिर्फ अपने संकीर्ण एजेंडा को लेकर गोली के आधार पर, लाठी के आधार पर कोई भी किसी प्रकार का विरोध करे उसको समाप्त करना चाहते। तो ये तो नहीं चल सकता है ना। आज जिस रूप में उत्तर प्रदेश के निर्दोष लोगों को कोर्ट की खुद ही टिप्पणी आ रही है कि इनके ऊपर कोई एविडेंस नहीं है, क्यों तुमने 3 हफ्ते इनको बंद करके रखा है। जिस रूप में महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई, पुरुष पुलिस ने किया, जिस तरह पुलिस ने घरों के अंदर घुसकर नुकसान पहुंचाया, योगी आदित्यनाथ सरकार कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, सीधे कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश बेगाना सा हो गया। ये इस मुल्क को समृद्ध करने में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान था। आज उत्तर प्रदेश किन हाथों में है? जहां का मुखिया मुख्यमंत्री बदला लेने वाली जुबान बोल रहे हैं और जहां के पुलिस को संविधान से नहीं चल रहे हैं, मठ के। कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में खवातीन का धरना जारी है। एनआरसी और सीए की मुखालफत में धरने पर बैठी खवातीन के एक वफ्द ने आज वज़ीर आला ममता बनर्जी से मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आला ने मुजाहिरीन की हर मुमकिन मदद और मुतालबात पर गौर करने की यकीन दहानी कराई। फिलहाल मुंतजमीन ने अपना एहतजाज जारी रखने का फैसला किया है। इसका जायजा लिया हमारी कोलकाता नुमाइंदा शबाना एजाज ने। कोलकाता में एनआरसी और सीए के खिलाफ खवातीन के धरने का आज 9वां दिन है। आप देख सकते हैं कि कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में धरना जारी है। कैमरामैन को कहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह यहाँ औरतों की भीड़ जमा है। हर उम्र की खवातीन धरने में मुसलसल बैठी हुई हैं। सीए और एनआरसी के खिलाफ ये खवातीन यहाँ बैठी हैं और साथ ही साथ इनके हाथों में कुछ पोस्टर्स हैं जिसको लेकर के ये नारा लगा रही हैं कि उन्हें सीए और एनआरसी जो है वो कबूल नहीं। साथ ही साथ आज 9वें दिन में यहाँ की खवातीन को मौका मिला है वज़ीर आला ममता बनर्जी से मुलाकात करने का। क्या कुछ बातें हुई, क्या उन्हें धरने की इजाजत मिली, क्योंकि इस धरने को अभी तक पुलिस की जानिब से परमिशन नहीं मिली थी। आइए हम बात करते हैं असमत जमील से, जो इस धरने के ऑर्गेनाइजर हैं। आज आपने वज़ीर आला ममता बनर्जी से मुलाकात की? हाँ, आज हम ममता बनर्जी से मेरी अपॉइंटमेंट थी, हम गए थे। सबसे पहले बात तो ये फेसबुक में कौन ये र्यूमर उड़ा दिया है कि वहाँ पर कल जो गए थे हम लोग, तो ममता बनर्जी के लोग, वहाँ पुलिस ने हम लोगों को टॉर्चर किया। ये बिल्कुल गलत बात है। कल अपॉइंटमेंट था लेकिन जाने में देर हो गया, उसके बावजूद वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने, पुलिस ने हम लोगों को बहुत कोऑपरेट किया, बैठा, बात किया, पानी के लिए पूछा, बहुत अच्छा था। और आज तो गए थे तो शायद पहली बार चीफ मिनिस्टर को इतने करीब से देखा, तो बहुत अच्छी क्या क्या बातें हुई? बात ये हुई कि जब हम लोगों ने उनसे कहा कि हम लोग पार्क सर्कस से आए हैं, तो उन लोगों ने बहुत अच्छा से हम लोगों से बात किया और कहा कि देखो तुम लोग बैठे हो, हम तो नहीं, हम लोग यहाँ से तुमको उठाना नहीं चाहते, तुम लोग को उठाना नहीं चाहते, लेकिन मेरा मेला जो लगेगा उसके बारे में हम सोच रहे हैं। और फिर एजेंडा के जो था तो उसको भी पेपर उनको दे दिया गया, तो बोले ठीक है, ये भी हम सोच कर आप लोगों को बता रहे हैं। तो बहुत कोऑपरेटिव से बात। आप लोगों को जो यहाँ बहुत सारी सहूलतें नहीं है, टेंट नहीं है,
माइक वो सब नहीं। एजेंडा में हमने लिखकर लेटर में दे दिया, ममता बनर्जी तक पहुंच गया है, तो उम्मीद है कि वो लेटर लेकर अपने गाड़ी में बैठ गई हैं, तो वो हम लोगों का सहायता करेंगी जरूर। ये धरना जारी रहेगा या ये ऐसा कुछ आश्वासन दिया गया है, कुछ ऐसी उम्मीद दिलाई गई है कि इस पर जो है वो गवर्नमेंट भी जो है वो तहरीक चला रही है, तो इस तरह से नहीं, इस तरह का कोई बात उन्होंने नहीं कहा, बल्कि 22 तारीख तक ये धरना मुसलसल चलता रहेगा। जैसे बोला गया था सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक देखते हैं कि वो फैसला क्या होता है। फैसला अगर हम लोगों के हक में होता है तो मिठाई खाकर चले जाएंगे, और नहीं तो ये जो धरना इसका एक रंग तो दिया जाएगा और फिर ये चलता रहेगा। धरना जारी रहेगा। खवातीन का जो है वो हौसला जो है वो बुलंद है और वो इस धरने में जमी हुई हैं। आज वज़ीर आला ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद भी खवातीन ने उम्मीद जताई है कि उनकी जो भी मुतालबे हैं, उनकी जो सहूलियात फराहम करने की जो बात है उसे हुकूमत की तरफ से पूरा किया जाएगा। कैमरामैन चिरंजीत के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वादा किया है कि रियासत में शहरियों के कौमी रजिस्टर यानी NRC पर अमल नहीं किया जाएगा। उन्होंने मक्तल में एक रैली से खिताब करते हुए ये बात कही। महमूद अली ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क में मजलूम हिंदुओं को भी शहरियत दी जानी चाहिए, मगर हिंदुस्तानियों शहरियों को हरासा नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि NRC से गैर ज़रूरी इंतशार होगा। दुनिया में ये पाकिस्तान, बांग्लादेश छोड़ दो, जहां पर भी कोई हिंदू भाई पे जुल्म हो रहा जरूर हमें बुला के नेशनलिटी दे दीजिए। जहां पर भी किसी पे जुल्म हो रहा, क्योंकि हिंदुस्तान है, बराबर बुलाइए हमको ऐसा। पर ये आए तो लोगों को ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे। यहाँ जो लोग बरसों से है, जिसके पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट कोई नहीं रखते, कौन रखते बर्थ सर्टिफिकेट बताइए, कौन सर्टिफिकेट रखते, ये इससे क्या होगा, गैर जरूरी की इंतजार फैलेगा, हमारी तरक्की रुक जाएगी। आपस में इख्तलाफात डालने के चाल है हमारे पास। तो कभी भी आपसे मैं वायदा कर रहा हूँ, कोई NRC का सोच भी मत दीजिए। इंशाल्लाह हम सुकून से रहेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने NPR को लेकर मरकज की BJP हुकूमत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने जिन्ना की थ्योरी को मुस्तरद करते हुए हिंदुस्तान का इंतखाब किया। हम इस मुल्क के शहरी थे, हैं और रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत से पड़ोसी मुल्क के अक़लियतों के मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय मुल्क के अक़लियतों के मसाइल पर तवज्जो देने की अपील की। मेदक जिले के नारसंगी में अवामी जलसे से खिताब के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात कही। साथ कह रहा हूं, नोटबंदी हुई थी ना, 500 की 1000 की नोट गई, कितने लोग लाइन में ठहरे जाते, पूरे ठहरे ना। इसमें नोट नहीं है, अब तुमको कागज लाना पड़ेगा। कहां से ढूंढ के लाएंगे आप, किसको कागज दिखाएंगे, और होते कौन है ये लोग मुझसे कागज पूछने वाले, होते कौन है ये लोग मुझसे कागज पूछने वाले। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से कोई भी बगैर कागज के आया तो मोदी उसको शहरियत देंगे, और हम यहां पर हमारे अब्बा दादा खबरों में उनकी हड्डियां जल गई, मुझसे कागज पूछ रहे। ये नाइंसाफी है। और फिर क्या बोलते कि नहीं, जो हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से उनके लिए क्या करेंगे। अरे मोदी जी, मैं तो मुसलमान हूं ना, मैंने तो जिना के पैगाम को ठुकराया, मैं भारत को अपना देश माना। आप हमारी फिक्र करो, उनकी क्यों फिक्र कर रहे हो माइनॉरिटीज की। मैंने तो रिजेक्ट किया ना जिना के पैगाम। अगर हम यहां पर 17.5 करोड़ की हमारी आबादी है, हम क्यों हैं यहां पर। हमने जिना को नहीं माना, हमने भारत को अपना सरजमीन माना। ये अजीब वजीर आजम है कि मुल्क के माइनॉरिटीज की फिक्र नहीं है, वहां के माइनॉरिटीज की फिक्र है। अरे मोदी जी, आपका दिल धड़कना चाहिए भारत के माइनॉरिटीज के लिए भी, मगर इनको तकलीफ होती नहीं, वहां जुल्म हो रहा। यहां क्या कर रहे आप लोग, यहां हमसे कागज पूछेंगे आप। दिल्ली के शाहीन बाग में CAA और NRC की मुखालफत में खवातीन का एहतजाज जारी है। मुजाहरे पर दिल्ली हाई कोर्ट की हिदायत के बाद दिल्ली पुलिस से क्या इक़दाम उठाती है उस पर सबकी नज़र है। दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म के बाद पुलिस ने मुजाहिरीन से बातचीत की है। शहर तरमीम कानून की मुखालफत में तकरीबन 1 महीने से शाहीन बाग में मुजाहरा जारी है और उसकी वजह से कालंदी सरता विहार रोड कुंज पूरी तरह से बंद है।
हाईकोर्ट की हिदायत के बाद यहां एहतजाज कर रही खवातीन के जज्बे और हौसले में कोई फर्क नहीं आया है। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक सरकारी स्कूल के बच्चों में सावरकर की तस्वीरों वाली किताबों को एक गैर सरकारी तंजीम ने तकसीम किया, जिसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल RN केरावत को मुअत्तल कर दिया गया है। हुकूमत के इस इक़दाम से बीजेपी चिरागपा है। बीजेपी ने कमलनाथ हुकूमत को निशाना बनाया है। हमारे जो उज्जैन के कमिश्नर हैं, उन्होंने वहाँ की जो भी देखा, वहाँ जांच की और जानकारी लेने के बाद उनको प्राचार्य को वहाँ की। प्राचार्य की ये जवाबदारी थी कि उनकी मौजूदगी में ये सब कोई दूसरे अशासकीय संगठन के लोग कोई भी वहाँ पर लिटरेचर वहाँ बांटते हैं तो उनको उसको देखना चाहिए थे। जो उसमें लापरवाही पाई गई, उसमें आयुक्त उज्जैन संभाग ने उनको निलंबित कर दिया। ये मध्य प्रदेश भी अजब प्रदेश है। यहाँ पर जो शहीद हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उनका साहित्य बांटोगे तो निलंबित हो जाएंगे प्राचार्य जी। मैंने भी पढ़ा। और अगर कोई टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में खड़े होकर के नारे लगवा देगा तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा। ये सिर्फ मध्य प्रदेश में ही संभव है। मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर योगेश समन को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तनकीद और सावरकर की तारीफ में सोशल नेटवर्किंग साइट पर किया गया एक पोस्ट महंगा पड़ गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने प्रोफेसर को छुट्टी पर भेज दिया है। NSUI ने प्रोफेसर के पोस्ट की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। NSUI के मुताबिक प्रोफेसर समन का ताल्लुक RSS से है और सरकारी ओहदे पर फाइज शख्स किसी एक मखसूस नजरिए की हिमायत नहीं कर सकता है। दूसरी जानिब ABVP ने प्रोफेसर समन को छुट्टी पर भेजे जाने की मुखालफत की है। जो योगेश सोमन एक वहाँ के थिएटर के जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने हमारे नेता राहुल गांधी जी के बारे में एक गलत टिप्पणी की, जबकि एक शिक्षक को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं करना चाहिए उन्हें। और ये खुद भी एक RSS के साथी हैं, RSS में रहे हैं, इन्होंने खुद कहा है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पूरे यूनिवर्सिटी में RSS माइंडेड लोग हैं जो विद्यार्थियों को भटकाने का काम कर रहे हैं। मुंबई विद्यापीठ के थिएटर और आर्ट्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर प्राध्यापक योगेश सोमन सर पर जो कार्रवाई की गई वह अत्यंत गलत कार्रवाई है, ऐसा ABVP का स्पष्ट मत है। और यह कार्रवाई राजनीतिक हेतु से प्रेरित होकर के की गई कार्रवाई है। मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर योगेश सुमन पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया की कार्रवाई को बीजेपी ने राहुल गांधी की चापलूसी से ताबीर किया है, तो दूसरी जानिब कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हुकूमत में तालीमी इदारों में RSS का नजरिया रखने वाले, अहलियत न रखने वाले लोगों की तकर्री की गई थी, जिसकी सफाई जरूरी है। हमारा महाराष्ट्र सरकार से यह सवाल है कि योगेश सोमन जी ने कौन सा ऐसा जघन्य अपराध किया है कि महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें घर बिठा दिया। क्या सावरकर जी के प्रति एक देशभक्ति के नाते उनके प्रति योगेश सोमन जी अपना प्रेम की अभिव्यक्ति दर्शाते हैं? क्या यह अपराध हो सकता है किसी को घर बिठाने के लिए? यह दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी की कोई चापलूसी करता है, हमें आपत्ति नहीं है, पर राहुल गांधी की चापलूसी करने की ये तो शिखर को चूम लिया इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के शासन में पूरी शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस करने का काम किया है। नाकाबिल लोगों को सिर्फ संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, और वो संघ की विचारधारा से जुड़े हैं, इसी वजह से नियुक्त किया जाता है महत्व के पदों के ऊपर, और पूरी तरह से उनका उपयोग संघ के प्रचारक के दृष्टिकोण से, भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक के दृष्टिकोण से किया जाता है। और इसमें बाकायदा भारतीय जनता पार्टी अग्रसर होती है, ये बहुत बार स्पष्ट हो चुका है। योगेश सोमन ये इन्होंने खुद कहा है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक है, और जहां तक बात है वहां वो उनको कोई भी शिक्षा व्यवस्था का अनुभव नहीं है, सिखाने का अनुभव नहीं है, पढ़ाने का अनुभव नहीं है। और जहां तक बात है वो राज्य शास्त्र विभाग के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, उनका नाट्य शास्त्र विभाग में कोई भी उनकी डिग्री भी नहीं है। और ऐसे वक्त में उनकी जो नियुक्ति की गई
वो इसलिए की गई कि वो आरएसएस के सदस्य हैं। आज ये असहिष्णुता का भारतीय जनता पार्टी जो आरोप कर रही है, मैं ये समझता हूं कि जो शिक्षा व्यवस्था को इन्होंने तहस नहस किया है, इसमें सुधार लाने के लिए ऐसे जो नाकाबिल व्यक्ति हैं, सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से जो आए हुए हैं, इनको इस शिक्षा व्यवस्था से हटाने का काम पहले करना पड़ेगा। सीलमपुर हल्का असेंबली से आप ने इशराक खान का टिकट काट दिया है। इशराक खान की जगह अब्दुल रहमान को टिकट दिया गया है, जिसके बाद इशराक खान ने आज सीलमपुर पहुंचकर ताकत का मुजाहिरा किया। इस मौके पर इशराक खान का साथ देने कांग्रेस लीडर मतीन अहमद भी पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए इशराक खान ने आप की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। मैं चौधरी साहब के साथ हूं और चौधरी साहब मेरे साथ हैं। हम दोनों के दोनों इलाके का भला चाहते हैं। ये जो टिकट मिला है, ये ब्लैकमेल करेगा लोगों को, ये तबाह और बर्बाद कर देगा। जो 5 करोड़ देकर टिकट ला सकता है, वो इलाके का क्या भला करेगा। हमने इस मार्केट को अपने खूनों से सींचा है, जान और माल लगाया है मार्केट के अंदर। क्या इस मार्केट को हम बर्बाद होने देंगे? आम आदमी पार्टी के साथ अब है या नहीं है? क्या इस्तीफा देंगे इसके बाद? मैं इस पार्टी को इस्तीफा देता हूं। मैं ऐसी पार्टी के साथ नहीं हूं जो पार्टी गद्दार हो और शरीफ आदमी का कोई भी जहां बिकता हो टिकट, वो तो दुनिया ही बेच रही है। तो तुम काहे की पार्टी और ईमानदारी की बात करते हो? हमने तो बोल दिया, हम हाजी भोरे साहब के साथ हैं। हाजी भोरे साहब ईमानदार बढ़िया आदमी है, बढ़िया कारोबारी आदमी है। इन्होंने किसी को सताया नहीं, किसी की मदद करिए, सताया नहीं है। पार्टी ने जो फैसला किया है वो फैसला वो ठीक नहीं है। हालांकि मेरी पार्टी अलग है, उनकी पार्टी अलग है, उन्हें अधिकार है जो फैसला करें। लेकिन किसी ठीक को चुनते तो शायद हाजी जी भी सबर कर लेते, लेकिन जो उम्मीदवार दिया है वो इस लायक है नहीं। वो इलाके को सिवाय बर्बाद करने के, नुकसान करने के, वो कुछ नहीं करेगा। आज जामिया मिलिया इस्लामिया के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग में पुलिस बर्बरियत के खिलाफ FIR के लिए कोर्ट से रुजू करने का फैसला समेत इम्तहानात की नई तारीखों और तलबा और तालिबात की सिक्योरिटी समेत दीगर अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। आज हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग थी, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है यूनिवर्सिटी में। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग में ये मैंडेट दिया गया जामिया एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो 15 दिसंबर 2019 को जो लाइब्रेरी में पुलिस घुसी थी और उसके बाद छात्रों के ऊपर वायलेंस हुआ था, उस मामले में कोर्ट मूव करेंगे हम। और इसमें 156(3) जो CRPC उसके तहत हम कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे, जिसमें ये निर्देश की मांग की जाएगी कि पुलिस इस मामले में FIR दर्ज करे जो अब तक नहीं की गई है। और उसके अलावा इसमें एग्ज़ामिनेशन को लेकर भी बात हुई कि जो डीन से कंसल्टेशन के बाद जो कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन है वो नई डेट शीट निकालेंगी, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे चल रहे थे और उसको हमें कैंसिल करना पड़ा था छात्रों के प्रदर्शन के बाद। अब तक जो है 40 से ज़्यादा बच्चों के बयान NHRC की टीम दर्ज कर चुकी है। उन्होंने यहाँ पर हमारे गार्ड्स के भी बयान दर्ज किए हैं, दूसरे एम्प्लॉयज़ जो हैं लाइब्रेरी में उनसे भी वो बात करेगी। और साथ ही साथ उन्होंने वो सारे स्पॉट्स देखे जहाँ से पुलिस एंटर हुई थी, जो हमारे CCTV कैमरे डैमेज किए थे वो सब भी देखे हैं NHRC की टीम ने, उन सब का जायज़ा लिया है। और इन सब के बाद जो है अभी 2 दिन और, अब 2 दिन हो गया है उनको आए हुए, आ रहे हैं वो लगातार, और इसके अलावा अभी 2 दिन और वो लोग जो है यहाँ पर बयान दर्ज करेंगे। CAA की मुखालफत का मरकज़ बनी जामिया मिलिया इस्लामिया के रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी के मातहत कोचिंग हासिल करने वाले 54 तलबा और तालिबात ने UPSC मेंस 2019 में कामयाबी हासिल की है। कामयाब तलबा को अब इंटरव्यू के दौर से गुजरना होगा। बाज़ रही इन कामयाब तलबा को RCA के तहत मुफ्त कोचिंग दी गई थी, जिसमें हॉस्टल, लाइब्रेरी और क्लासरूम टीचिंग शामिल है। जामिया मिलिया इस्लामिया से गुज़िश्ता साल 44 तलबा ने UPSC इम्तहान में कामयाबी हासिल की थी, जिसमें मुल्की सतह पर तीसरा मकाम हासिल करने वाले जुनैद अहमद भी शामिल हैं।
अमीर आगा क़ज़लबाश 20वीं सदी के निस्फ़-ए-दोइम में उभरने वाले उन शायरों में मुमताज़ हैसियत रखते हैं जो रिवायत और जदीदियत की कसाफ़तों के दरमियान उर्दू शायरी के गुलशन में ताज़ा हवा के झोंके की तरह आए और हमेशा के लिए अपने सुखन की खुशबू उर्दू अदब के दामन में बसाकर चले गए। नाज़रीन, उर्दू के मशहूर और मकबूल शायर अमीर आगा क़ज़लबाश का आज 77वां यौम पैदाइश है। इस मौके पर आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। अमीर आगा क़ज़लबाश 20वीं सदी के निस्फ़-ए-दोइम में उभरने वाले उन शायरों में मुमताज़ हैसियत रखते हैं जो रवायत और जदीदियत की कसाफ़तों के दरमियान उर्दू शायरी के गुलशन में ताज़ा हवा के झोंके की तरह आए और हमेशा के लिए अपने सुखन की खुशबू उर्दू अदब के दामन में बसाकर चले गए। सर फिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे, अब मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा। अमीर आगा 15 जनवरी 1943 को पुरानी दिल्ली के एक गरीब खानदान में पैदा हुए। उनका तालीमी सफर इब्तिदाई दौर से ही माली मुश्किलात का शिकार रहा, लेकिन वो बचपन से ही बेहद ज़हीन और मेहनती इंसान थे। जरा बड़े हुए तो शेर अदब में दिलचस्पी लेने लगे। उन्हीं दिनों मशहूर मिज़ाह निगार, शायर और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाकिफ मुरादाबादी की शागिर्दी इख्तियार कर ली, जिन्होंने बड़ी मेहनत और हमदर्दी से उन्हें शेर सुखन की बारीकियों से वाकिफ कराया। हुसूल तालीम ने भी भरपूर मदद की और फिर मुशायरों का रास्ता भी दिखाया। अमीर आगा के शेरों में वो रवानी, सलासत और सादगी थी कि सुनते ही शेर दिल में उतर जाता था। उनके मुतअद्दिद शेर उनकी जिंदगी ही में रोजमर्रा गुफ्तगू का हिस्सा बन गए थे। मसलन, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। या नए साल की आमद पर कहा गया यह मतलब, यकुम जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। नाजरीन, आपको बता दें सीए की मुखालफत का मरकज़ बने जामिया मिलिया इस्लामिया के रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी के मातहत कोचिंग हासिल करने वाले 54 तलबा और तालिबात ने यूपीएससी मेंस 2019 में कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि PRO JMI अहमद अजीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जामिया मिलिया में इस वक्त हालात बने हुए हैं, जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, उसके चलते जो है वहाँ के तलबा ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्या कहेंगे आप? ये देखिए, जामिया का जो रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है, ये इस वक्त मुल्क में जितनी भी यूनिवर्सिटीज में इस तरह की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी बनाई गई हैं, जो फ्री है स्टूडेंट्स को, उनमें सबसे कामयाब एकेडमी है। और पिछले साल जो 3rd टॉपर था यूपीएससी का, वो भी इसी एकेडमी से निकला था। और इसके अलावा 44 बच्चे थे जिन्होंने फाइनल इंटरव्यू क्वालिफाई किया था और जो सिविल सर्वेंट बन गए थे। और इस बार जो है मेंस क्वालिफाई करने वाले 54 बच्चे, और हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें से ज्यादातर बच्चे इंटरव्यू भी क्वालिफाई करेंगे। और जो भी माहौल हो, पढ़ाई का जो सिलसिला है वो हमारे यहाँ बराबर चल रहा है। अभी भी बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। और उम्मीद है कि चीजें जल्दी और भी अच्छी होंगी। बिल्कुल अहमद अजीम साहब, जिस तरह से कहा जाता है कि बच्चे जो है यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, जिस तरह का एक माहौल बना हुआ है कि प्रोटेस्ट में ज़्यादा ध्यान है, वहीं पर इन स्टूडेंट्स ने साबित कर दिखाया है कि वो अगर अपने हक़ के लिए बोलना जानते हैं, साथ ही साथ पढ़ाई में उतना ही कामयाब, उतना ही मेहनत करके आगे बढ़ना भी जानते हैं। ये देखिए, यहाँ क्लासेस की जो आपने बात कही, क्लासेस तो अभी हो भी नहीं रही हैं क्योंकि एग्जाम्स चल रहे थे और फिलहाल हमने एग्जाम्स कैंसिल कर दिए है स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर। और ये जरूर है कि जामिया के जो स्टूडेंट हैं, हर शोबे में कोई भी शोबा हो उसमें आगे रहने के लिए कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, और उसके रिजल्ट्स आप देख सकते हैं पिछले कई सालों से। जी बिल्कुल अहमद अजीम साहब, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। खास बात इंडिया में इतना ही। आदाब।